हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव काकरान एंड यू आर वाचिंग एंड्यूरिंग क्लासेस। तो आज मैं आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जो कि 1 नंबर का है और लगभग सभी एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता है, जो कि है भारतीय संविधान के स्रोत, यानी कि सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, भारतीय संविधान में हमने बहुत सारी चीजें लगभग 10 देशों से ली हैं, यानी कि 10 देशों का जो संविधान है उनमें जो अच्छाइयाँ हमें दिखाई दी, उन अच्छाइयों को हमने उठाकर अपने देश के संविधान में लागू कर दिया। तो सोचिए आप कि अलग अलग 10 देशों की अच्छाइयों को हमने भारत के संविधान में लागू किया है, तो भारत का संविधान कितना अच्छा और कितना बेहतर होगा। इस संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। यह भारत का जो संविधान है, ये दुनिया का सबसे लंबा संविधान है और हाथ से लिखा हुआ दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भी है। तो भारतीय संविधान में हमने कौन कौन सी अच्छाइयाँ किस किस देश से ली हैं, उनके बारे में हम आज जानेंगे, जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से याद करवाया है और अंत में 10 क्वेश्चन भी दिए हैं आपको। तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए बात करते हैं अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या लिया है। पहली चीज, भारत के लिए हमने अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना को लिया है, यानी कि भारतीय जो प्रस्तावना है भारत के संविधान की, वो हमने अमेरिका से ली है। और बात करें नंबर 2 पर मौलिक अधिकारों की, तो मौलिक अधिकार भी हमने अमेरिका के संविधान से लिए हैं। सरकार की संघीय संरचना की अगर बात करें, तो ये भी हमने अमेरिका के संविधान से ली है कि कैसी हमारी संघ की संरचना होगी, वो हमने अमेरिका के संविधान से ली है। निर्वाचन मंडल की अगर हम बात करें कि किस तरीके से हमारे देश में किसी व्यक्ति का निर्वाचन होगा, वो भी हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। न्यायिक समीक्षा का मतलब किस तरीके से भारत में लोगों के साथ न्याय होगा, वो भी हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। कानून के तहत समान संरक्षण, यानी कि कानून के तहत सभी को संरक्षण जो दिया जाएगा वो समान दिया जाएगा, ये चीज हमने अमेरिका के संविधान से ली है। और उपराष्ट्रपति का पद भी हमने अमेरिका के संविधान से लिया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। देखिए, अमेरिका एक बहुत ही पावरफुल देश माना जाता है। तो पावरफुल देश में बहुत ही शक्ति होती है। तो उसी शक्ति को देखते हुए हमने क्या क्या लिया है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार भी हमें क्या देते हैं, प्रत्येक नागरिक को उसकी शक्तियां प्रदान करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, वो मैं आपको रिलेट करा रहा हूँ कि अमेरिका बहुत ही शक्तिशाली देश है। तो शक्तिशाली देश से हमने कुछ शक्तियां उधार ली हैं, जैसे कि मौलिक अधिकार प्रत्येक आदमी के लिए शक्ति का काम करता है। ऐसे ही न्यायिक समीक्षा, न्याय, सुप्रीम कोर्ट के पास न्याय करने की क्षमता है, यानी कि शक्ति है। तो न्यायिक समीक्षा भी हमने अमेरिका के संविधान से ली है। कानून के तहत सबको समान संरक्षण मिलेगा, तो कानून के पास भी शक्ति होती है, इसलिए ये भी हमने कहाँ से लिए हैं, अमेरिका के संविधान से। तो जितनी भी शक्तियों की बात करते हैं हम, वो हमने सब अमेरिका के संविधान से ली हैं। ये हमारी एक ट्रिक थी याद करने की। आगे बढ़ते हैं, तो बात करते हैं ब्रिटिश के संविधान से हमने क्या क्या लिया है। ब्रिटिश के संविधान से हमने सरकार का संसदीय स्वरूप लिया है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है और ये इस तरीके से भी पूछा जाता है कि बता दिए भारत की जो संसदीय प्रणाली है वो हमने कौन से देश से ली है। तो ये हमने कहाँ से ली है, ये हमने ब्रिटिश से ली है, यानी कि अंग्रेजों से ली है, इंग्लैंड से। तो एकल नागरिकता, यानी कि एक नागरिकता का विचार हमने कहाँ से लिया है, ये भी हमने ब्रिटिश के संविधान से लिया है। दोनों ही बेहद इंपॉर्टेंट हैं, आपको ये बेहद इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको लिख लिख कर भी एक बार देख लेने हैं, ये आपको पक्के याद हो जाएंगे। आप डेली इनको साथ के साथ नोट्स बनाते हुए चलिएगा और इनको आप हफ्ते में एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। मैं गारंटी देता हूँ कि 4-5 बार जैसे ही आपका रिवीजन हो जाएगा, ये आपको फिंगर टिप पर याद हो जाएंगे। बात करते हैं नंबर 3 की, कि कानून के शासन की अवधारणा, कि भारत में कानून का शासन होगा, ये भी अवधारणा हमने ब्रिटिश के संविधान से ली है। बात करें नंबर 4 की, कि स्पीकर का इंस्टीट्यूशन और उसकी भूमिका को हमने कहाँ से लिया है, ये भी हमने ब्रिटिश के संविधान से ली है।
देखिए बात करते हैं जब हम संसद की, तो संसद का जो स्वरूप है हमने वो ब्रिटिश से लिया है, और संसद में ही हमारा स्पीकर भी होता है। लोकसभा स्पीकर का नाम आपने सुना होगा। तो स्पीकर भी जब सब संसद में होता है और संसद को हमने ब्रिटिश से लिया है, तो स्पीकर की अवधारणा भी हमने ब्रिटिश से ही ली होगी। ये आपका लॉजिकल आंसर बनता है। बात करते हैं विधायी प्रक्रिया। देखिए विधायी प्रक्रिया का मतलब है विधानसभा की जो प्रक्रिया चलती हैं उसको विधायी प्रक्रिया कहा जाता है। ये भी हमने ब्रिटिश के संविधान से ली है। देखिए विधानसभा जो होती है वो भी संसद का ही स्वरूप होती है एक तरीके से। तो जब संसद हमने ब्रिटिश से ली है तो विधायी प्रक्रिया भी ब्रिटिश से ही लेंगे। तो ये भी आपका लॉजिकल आंसर बनता है। बात करते हैं अगले देश की जिससे हमने क्या क्या लिया है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हैं ये, एक नंबर एग्जाम में तुरंत देखने को मिलता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बात करते हैं कनाडा के संविधान से हमने क्या क्या लिया है। देखिए एक चीज बड़ी फेमस है कि भारत की संघीय प्रणाली कनाडा के नजदीक है। ये एक थॉट है या एक ये वन लाइनर की बात है कि भारत की संघीय प्रणाली कनाडा के नजदीक है या कनाडा के समीप है। इसका मतलब क्या है कि भारत की जो संघीय प्रणाली है वो कनाडा की संघीय प्रणाली से मिलती जुलती है, इसीलिए ये कनाडा से ली हुई मानी जाती है। तो बात करते हैं पहले नंबर की कि सरकार का अर्ध संघीय स्वरूप कैसा होगा। ये बिल्कुल कनाडा के जैसा है, तो इसलिए अर्ध संघीय स्वरूप जो है वो हमने कनाडा से लिया है। एक मजबूत केंद्रीय सरकार के साथ एक संघीय प्रणाली भी होगी, ये भी हमने कनाडा से लिया है। जो भी मैंने अभी आपको बताया था कि भारत की संघीय प्रणाली कनाडा से मिलती जुलती है, ये आपको याद रखना है। तो आपके दिमाग में ये एक तरीके से स्टिक करेगी बार बार चीजें। ये क्वेश्चन इतनी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि आप खुद नहीं सोच सकते कि बताइए भारत की संघीय प्रणाली किससे समीप है या किससे ली गई है। तो भारत की संघीय प्रणाली, फिर से रिपीट कर देता हूं, कनाडा के समीप है। आई होप कि आपको याद हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, या बात करें तो तीसरे नंबर की यानी कि सी की तरफ चलते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा। देखिए केंद्र और राज्य के बीच जितनी भी चीजें हैं वो किस तरीके से डिवाइड होंगी, किस पर केंद्र सरकार अपना हक जताएगी और किस पर राज्य सरकार अपना अधिकार जमाएगी, इन सब चीजों के बारे में भी कनाडा के संविधान से हमने चीजों को लिया हुआ है। डी नंबर की बात करूं, केंद्र सरकार की अवशिष्ट शक्तियां, किस केंद्र सरकार के अंदर कौन कौन सी शक्तियां होंगी, ये भी हमने कनाडा के संविधान से लिया है। बात करें ई नंबर की, सुप्रीम कोर्ट की सलाहकार क्षेत्राधिकार, कि सुप्रीम कोर्ट किन किन क्षेत्रों में अपनी सलाह दे सकता है, ये भी कनाडा के संविधान से हमने लिया है। बात करें छठे नंबर की यानी कि एफ की, केंद्र सरकार के पास राज्यों के गवर्नर नियुक्त करने की शक्ति। प्रत्येक राज्य में केंद्र सरकार अपना एक गवर्नर नियुक्त करती है, तो ये चीज भी, इस गवर्नर को नियुक्त करने की जो शक्ति है, ये भी हमें कनाडा के संविधान में देखने को मिलती है, और वहीं से हमने इसको भी अपने संविधान में लागू किया है। भारतीय संविधान में हमने हर देश के संविधान से बहुत अच्छी अच्छी चीजें ली हुई हैं। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, मैं गारंटी देता हूं कि आपका क्वेश्चन भारत के संविधान को हमने कहां से लिया हुआ है, कौन सी चीज किस देश से ली हुई है, कभी गलत नहीं होगी। आगे बात करते हैं, चलिए बात करते हैं आयरलैंड के संविधान से हमने क्या क्या लिया हुआ है। तो पहला नंबर जो है वो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये तीनों के तीनों बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तीनों ही बेहद इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इसको वीडियो को देखकर भी एक बार आराम से पढ़िएगा कि राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं, यानी कि इंग्लिश में बोलूँ तो मैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट कहाँ से लिए गए हैं, ये आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। बात करते हैं बी नंबर की कि राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो ये भी आयरलैंड से ली गई है। और बात करें नंबर सी की, तो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रोसीजर क्या सा होगा, या राष्ट्रपति के चुनाव की विधि क्या होने वाली है, ये भी हमने आयरलैंड के संविधान से ली है। इनकी मैं आपको एक छोटी छोटी ट्रिक भी बता देता हूँ। वो क्या है
कि राज्य में डायरेक्टिव प्रिंसिपल का पालन कराने के लिए, यानी कि राज्य में नीति निर्देशों से काम हो, ये सब देखने के लिए आ रहे हैं लोंडे। और बात करें राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन करने के लिए भी आ रहे हैं लोंडे। और बात करें राष्ट्रपति के चुनाव का प्रोसीजर, कि राष्ट्रपति का चुनाव का जो प्रोसीजर हो रहा है उसका देखभाल के लिए भी आ रहे हैं लोंडे, आ रहे हैं यानी कि लड़के आ रहे हैं। आई होप कि आपको ये ट्रिक से याद हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फ्रांस के संविधान से हमने क्या लिया है। तो गणतंत्र की अवधारणा, कि भारत में हम गणतंत्र की एक, हमारा देश गणतंत्र होगा, ये अवधारणा हमने कहाँ से ली है? भारत के संविधान के लिए फ्रांस से ली है। बात करें बी नंबर की, प्रस्तावना में हमने स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम, समानता यानी कि इक्वालिटी और बंधुत्व के विचार यानी कि ब्रोदरहुड के विचार पर काम किया है। ये तीनों के तीनों शब्द जो हैं हमने भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए हैं, और ये तीनों शब्द हमने फ्रांस के संविधान से लिए हैं। देखिए, भारत का संविधान बहुत ही बेहतरीन संविधान है। विश्व के सभी बेहतरीन संविधानों से अलग अलग चीजें उठाकर सर्वश्रेष्ठ जो है संविधान बनाया गया है, और ये बेहद ही खास है हमारे लिए। और चलिए इसी खास संविधान के बारे में और चीजें को जानते हैं। तो गणतंत्र की अवधारणा जो मैंने आपको बताई है वो भी हमने कहां से ली है? फ्रांस से ली है। चलिए बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या क्या लिया हुआ है। तो पहले नंबर पर जैसे लिखा हुआ है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची को इंग्लिश में कॉन्करेंट लिस्ट भी कहते हैं। अब ये कॉन्करेंट लिस्ट या समवर्ती सूची क्या होती है, ये मैं आपको समझा देता हूं। इसके लिए मैंने आपके पास एक इमेज भी लगा रखी है, आप इसमें भी चेक कर सकते हैं कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय आते हैं और ये क्या क्या होते हैं। मैं आपको फिलहाल बता देता हूं कि ये होते क्या हैं, इनको समझा देता हूं। देखिए, तीन तरह की सूची बनाई हुई है, यानी कि तीन तरह की लिस्ट है। राज्य सूची यानी कि स्टेट लिस्ट, संघ सूची यानी कि सेंट्रल लिस्ट, और बात करें समवर्ती सूची की यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट। तीन तरह की भारतीय संविधान में सूची है। इन सूचियों में क्या डाल रखा है, या इन लिस्ट में हमने क्या क्या डाल रखा है, इनमें हमने राज्य सरकार के अधीन क्या होगा, केंद्र सरकार के अधीन क्या होगा, और ऐसे कौन सी चीजें होंगी जिन पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलजुल कर काम करेगी। तो जिन पर राज्य का अधिकार होगा वे राज्य सूची में चले जाते हैं, और जिन पर केंद्र का अधिकार होगा वो एक केंद्र सूची में चले जाते हैं, और जिन पर दोनों पर अधिकार होगा या दोनों जिस मुद्दों पर काम करेंगे उन्हें हम कहते हैं समवर्ती सूची में। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इमेज में कि संघ सूची में रेलवे आ जाती है, बैंकिंग आ जाती है, वायुसेना आ जाता है और प्रतिरक्षा आ जाता है, यानी कि इन सब पर केंद्र सरकार पैसे लगाती है और केंद्र सरकार ही अपना अधिकार जमाती है। राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची प्रत्येक राज्य में कृषि, पुलिस, जेल खाना और शराब, इन सबको हर राज्य सरकार अपने हिसाब से अपने अपने राज्यों में हैंडल करती है। इनमें केंद्र सरकार का कोई इन्वॉल्वेंस नहीं होता है। बात करें समवर्ती सूची की तो कुछ ऐसे मुद्दे भी हैं जिन पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार प्रत्येक राज्य में मिलजुल कर काम करते हैं, जैसे कि शिक्षा हो गया, वन हो गया, मजदूर संघ हो गया और सामानों में मिलावट वगैरह को देखने का काम हो गया। इन सब मुद्दों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर काम करते हैं, इसलिए इन्हें समवर्ती सूची में डाला गया है। अब आई होप कि आपको रिलेट हो गया होगा और अच्छे से पता चल गया होगा कि क्या होती है समवर्ती सूची। तो ये हमने समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से ली थी। कैसे याद करेंगे इसको? देखिए, समवर्ती सूची में लिखा हुआ है सम, सम को हम याद करेंगे ओसम। ओसम आपको क्या लगी? ट्रे। एक ट्रे है जो आपकी मम्मी घर पे लेकर आई है, तो आपको कैसी लगी? ओसम लगी। तो ओसम से हो जाएगा सम और ट्रे से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। बात करें बी नंबर की, देश के भीतर और राज्य के बीच व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, ये हमने कहां से ली है? ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है, कि हमारे देश के भीतर आपस में राज्यों के बीच व्यापार और वाणिज्य किस तरीके से चलेगा और क्या उसकी स्वतंत्रता होगी, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है।
बात करें सी की, केंद्र और राज्य के बीच संबंध और उनकी शक्तियों का विभाजन, कि केंद्र और राज्य के बीच में जितने भी संबंध हैं और जो उन्हें अलग अलग शक्तियां दी जाती हैं उनका विभाजन किस तरीके से करना है, ये सब हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अभी 3 सूची बताई थी, उन 3 सूचियों का मतलब ही ये है कि शक्तियों का विभाजन कैसे कैसे कर रखा है। बात करें डी की, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को बुलाना, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ बुलाने का जो प्रावधान है वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। आई होप कि आपको चीजें अच्छे से समझ आ रही होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सोवियत संघ के संविधान से, यानी कि यूएसएसआर से हमने क्या लिया है, जिसे हम जनरली रूस कहते हैं। तो रूस से हमने मौलिक कर्तव्य को लिया हुआ है, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी। 3 चीज होती हैं, फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार, फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि मौलिक कर्तव्य, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए थे, हमने अमेरिका से लिए थे जिसमें शक्तियों की बात की गई थी। और बात करें डायरेक्टिव प्रिंसिपल की, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स डायरेक्टर और प्रिंसिपल के पास आ रहे हैं लोंडे, यानी कि आयरलैंड से हमने लिए थे। और तीसरी चीज आ जाती है मौलिक कर्तव्य, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी। देखिए, जब आपको ड्यूटी को करने के लिए कहा जाता है कि आपके कुछ कर्तव्य हैं, इनका आपको पालन करना पड़ेगा, तो आप ये सुनते ही क्या हो जाते हैं, रूस जाते हैं। तो आप रूस गए, तो यानी कि ये चीजें हमने रूस से ली हैं, ये आपको याद करना है। इस तरीके से आप इसको भूल नहीं पाएंगे। बात करें योजना आयोग, देखिए योजना आयोग चली थी हमारी, प्लानिंग कमीशन जिसे कहा था, शायद 1950 या 1951 की बात है जब योजना आयोग की शुरुआत कांग्रेस ने की थी। तो योजना आयोग का सिद्धांत भी हमने कहाँ से लिया था, रूस से लिया था। और बात करते हैं तीसरे नंबर की, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के विचार, यानी कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये तीनों शब्दों का प्रयोग हमने जो अपनी प्रस्तावना में किया है, ये हमने कहाँ से लिए हैं, ये हमने रूस से लिए हैं। इससे पहले भी 3 शब्द मैंने आपको बताए थे, ये 3, वे 3 और ये 3 कुल मिलाकर 6 शब्द होते हैं, ये आपको याद रखने हैं, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 8वें नंबर की तरफ। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने क्या लिया है, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने क्या लिया है, पहले नंबर पर लिखा हुआ है संविधान संशोधन प्रक्रिया। देखिए, अमेंडमेंट जो होते हैं यानी कि संशोधन जो होते हैं, संशोधन करने के लिए हमें कुछ भी पैसे नहीं देने पड़ते। हमारे संविधान में संशोधन हम कैसे कर लेते हैं, फ्री में कर लेते हैं। हमारे संविधान में हम अमेंडमेंट कैसे कर लेते हैं, फ्री में कर लेते हैं। तो फ्री से हो जाएगा अफ्रीका, और कौन सा अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। आई होप कि आपको याद हो गया होगा। बात करते हैं राज्यसभा सदस्यों का चुनाव। तो राज्यसभा की जो सदस्यों का चुनाव होता है उसमें भी हम क्या में कर लेते हैं, फ्री में कर लेते हैं, बिल्कुल फ्री में हो जाता है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। आई होप कि आपको ये चीजें रिलेट हो रही होंगी और अच्छे से याद भी रहेंगी, ये भी मेरी गारंटी है। 10 क्वेश्चन भी करवाऊंगा, वो भी आपको करने हैं। तो चलिए बात करते हैं कि जर्मनी के संविधान से हमने क्या लिया हुआ है। देखिए, आपको मैं याद कराता हूं, पहले नंबर पे क्या लिखा हुआ है, केंद्रीय आपातकालीन शक्तियां, यानी कि इमरजेंसी की बात की गई है। इमरजेंसी में क्या क्या शक्तियां होंगी केंद्र के पास, ये हमें इसमें बताया गया है। देखिए, आपके पास मनी है, मैंने कहा आपको आपकी जम गई मनी, अगर आपकी मनी जम गई, आपका पैसा जम गया, तो आप पर क्या आ जाएगी, एकदम इमरजेंसी वाली स्थिति आ जाएगी। तो हम याद कर सकते हैं कि जितनी भी हमारी इमरजेंसी वाली चीजें हैं या आपातकाल वाली चीजें हैं, वे हमने कहाँ से ली हैं, जर्मनी के संविधान से ली हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इमरजेंसियां 3 प्रकार की होती हैं। एक तो राज्य इमरजेंसी होती है, राज्य आपातकाल जिसे कहते हैं स्टेट इमरजेंसी। दूसरी होती है केंद्रीय आपातकाल, यानी कि जिसे राष्ट्रीय आपातकाल भी कहते हैं, यानी कि नेशनल इमरजेंसी। तीसरे नंबर पर आती है वित्तीय आपातकाल, यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी। 3 इमरजेंसी हैं, स्टेट इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब आप मुझे बताइएगा ये किस किस आर्टिकल में भारत के संविधान में मौजूद है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ये भी क्वेश्चन बनता है।
तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। बात करते हैं बी नंबर की, कि अगर आपातकाल लग जाता है तो उसके दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किस तरह से होगा, यानी कि कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं जो बचेंगे और कौन से मौलिक अधिकार हैं जो निरस्त हो जाएंगे, यानी कि जो स्वीकार नहीं करे जाएंगे आपातकाल के दौरान, वे उनके बारे में भी हमने जर्मनी के संविधान से ही लिया है। देखिए आपातकालीन जो जितनी भी चीजें हैं इमरजेंसी, वो हमने जर्मनी से ली हैं, तो आपको दूसरा भी लॉजिकल आंसर देने में हेल्प मिलेगी। बात करते हैं लास्ट देश जापान के संविधान से हमने क्या लिया है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कि कानून के द्वारा स्थापित जो भी प्रक्रिया है वो हमने कहां से ली है, जापान से। अब ये आपके सारी की सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अभी आपको मैं कुछ क्वेश्चन और उनके आंसर भी कराने वाला हूं। एक क्वेश्चन होगा, 4 उसके ऑप्शन होंगे। आपको 10 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, उनके आंसर दीजिएगा और देखिएगा आपको कितना याद हुआ। अगर आपका स्कोर 5 से कम आता है तो आप वीडियो को दोबारा देखिएगा। मैं यही चाहता हूं कि सब लोग अपने नोट्स में बनाएं और साथ साथ उनकी जो मैंने ट्रिक बताई है अपने नोट्स में भी लिखते जाएं, ताकि एग्जाम के समय सिर्फ आपको रिवीजन करना पड़े। तो चलिए 10 क्वेश्चन आप जरूर देखिएगा। तो चलिए, क्या आप रेडी हैं क्वेश्चन का आंसर देने के लिए? तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष अवस्था इंग्लैंड से ली गई है? इंग्लैंड का मतलब यानी ब्रिटेन से ली गई है। संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, मूल अधिकार या सर्वोच्च न्यायालय? तो जल्दी से आप आंसर दीजिएगा कि 4 ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही होगा। आपको मिलते हैं मात्र 2 सेकंड। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भारतीय की इंग्लैंड से जो हमने ली है वो संसद की प्रणाली ली है, तो आंसर इसका पहले वाला सही होने वाला है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तो भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, अमेरिका से या आयरलैंड से? तो जल्दी से आंसर दीजिएगा, मिलता है 2 सेकंड का समय आपको। मैंने आपको बताया भी था कि भारत की संघीय व्यवस्था किससे मेल खाती है? ये खाती है कनाडा से। भारत की संघीय व्यवस्था कनाडा के अधिक समीप है, ये मैंने आपको बताया था। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहां से ली गई? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए या फिर ब्रिटेन? जल्दी से आंसर दीजिएगा। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। आपको याद आ रहा होगा समवर्ती सूची, यानी कि सम से बना हमारा ओसम, और ओसम क्या थी? ट्रे। ट्रे से ऑस्ट्रेलिया। तो आपको याद आ गया होगा आई होप। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, बी कनाडा, सी स्विट्जरलैंड और डी पूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस? जल्दी से आप बताइएगा 4 ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही होगा। टाइम ओवर होता है। और मैं बताता हूं आपको कि संघ और राज्यों के बीच मैंने क्या कहा था कि भारत की संघीय व्यवस्था कनाडा के सबसे ज्यादा समीप है, इसलिए जो संघ और राज्यों की जो शक्तियों का विभाजन हुआ है वो भी हमारा कनाडा से लिया गया है। आई होप कि आपको ये आंसर क्लिक हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहां से लिया गया है? अमेरिका से, ब्रिटिश से, रूस से या फ्रांस से? जल्दी से आप आंसर दीजिएगा। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। आपको मिलते हैं 2 से 3 सेकंड। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मौलिक कर्तव्य, जब भी कर्तव्य निभाने की बात करते हैं घर वाले, तो हम क्या करते हैं? रूस जाते हैं, यानी कि रूस के संविधान से बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से मिलती है? यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमने कहां से लिए हैं? नंबर ए कनाडा, बी अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया या डी आयरलैंड। जल्दी से अपना आंसर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा क्या आपके आंसर्स हुए सही हुए हैं। सारे के सारे अपने कमेंट में आंसर करके बताइएगा किसके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो बात करें डायरेक्टिव प्रिंसिपल की, तो मैंने कहा था डायरेक्टिव प्रिंसिपल के पास आ रहे हैं लोंडे, क्योंकि नीति निर्देश तत्वों का पालन सही से नहीं हो रहा। ठीक है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल से मिलने आ रहे हैं लोंडे, यानी कि आयरलैंड, डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? मौलिक अधिकारों की अगर बात करूं, फंडामेंटल राइट की, तो ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया या ऑप्शन नंबर डी स्विट्जरलैंड। कौन सा सही आंसर होगा? जल्दी से आंसर दीजिए। तो मौलिक अधिकारों की अगर बात करें, फंडामेंटल राइट की अगर हम बात करें, तो फंडामेंटल राइट जो है वो हमारी शक्तियां हैं, और शक्तियों की हमने बात कहां से की थी? अमेरिका से की थी। यानी कि अमेरिका बहुत शक्तिशाली देश है, इसलिए शक्तियां जितनी भी हैं हमने अमेरिका से ली हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है? अमेरिका, रूस, ब्रिटिश या फिर स्विट्जरलैंड। जल्दी से आंसर दीजिएगा, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। संसदीय प्रणाली की अगर मैं बात करूं, तो संसदीय प्रणाली हमने किसने की थी? ब्रिटेन से, क्योंकि भारत की संसद का निर्माण भी किसने करवाया था? ब्रिटेन ने करवाया था। तो हमने उनकी संसद से अपनी संसद को रिलेट किया है और हमने वहां से संसदीय प्रणाली ली है। तो आंसर हो जाएगा ब्रिटिश संविधान, ऑप्शन नंबर सी। बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो क्वेश्चन नंबर 9 में भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध और भारत सरकार अधिनियम 1935 के संविधान से लिया गया है। डैश किसके संविधान से लिया गया है? एक नया क्वेश्चन आया है यहाँ पर, आपात संबंधी उपबंधन और भारतीय शासन अधिनियम 1935, ये दोनों के दोनों जो हैं एक ही देश से लिए गए हैं। कौन से देश से लिए गए? जल्दी से आंसर दीजिएगा। आप पहले वाले को देखकर आंसर दे सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी या फिर कनाडा या फिर रूस। कौन सा आंसर सही होगा? जल्दी से बताइए। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जम गई मनी, तो आप पर क्या आ गया? इमरजेंसी आ गई, यानी कि आपातकाल आ गया। तो आपातकाल की जो घटना थी ये हमने कहां से ली है? ये हमने ली है जर्मनी से। और इसी तरीके से भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है वो भी हमने कहां से लिया है? जर्मनी से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ के आंसर दीजिएगा। संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? सुप्रीम कोर्ट की अगर मैं बात करूं, तो जल्दी से आंसर दीजिएगा। स्विट्जरलैंड होगा, कनाडा होगा, अमेरिका या फिर इंग्लैंड होगा। जल्दी से बताएं कौन सा आंसर सही होगा। तो बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारों की। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां, और शक्तियों की बात हमने कहां से की है? अमेरिका से। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर सही होगा, और आपके होते हैं पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन कंप्लीट। जल्दी से बताइएगा मुझे कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और अगर अभी भी आपके 5 से कम क्वेश्चन सही हुए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं दोबारा वीडियो देखिएगा और अपने नोट्स बनाइएगा, ताकि आने वाले पेपरों में आपका क्वेश्चन गलत ना हो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ताकि हम इसी तरह की वीडियो आपके लिए बनाते रहें। चैनल को अगर अब तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।